नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान। सदी की सबसे भीषण महामारी कोरोना के साइड इफेक्ट पर आधारित हमारा खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले दिनों आपने देखा कोरोना काल में किस तरह से मनुष्य की जीवन शैली में बदलाव आया। होटल व्यवसाय कैसे बदला, बच्चों की स्कूलिंग कैसे होगी। आज हम आपको बताएंगे हमारे खेल किस तरह से प्रभावित हुए हैं और इनमें क्या बदलाव हुआ है। देश दुनिया में अब मतदान कैसे होगा। हमारे देश में एक दिन पहले राज्यसभा के चुनाव किस बदलाव के साथ हुए, आगे किस तरह इलेक्शन होने वाले हैं। कोरोना काल का साउथ कोरिया मॉडल चुनाव मॉडल क्या है। इसके साथ ही आपको बताएंगे महामारी के इस दौर में भारत की कौन सी एक प्राचीन पद्धति की दुनिया भर में इस वक्त चर्चा हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं टर्निंग पॉइंट। तो सबसे पहले बात इलेक्शन की। कोरोना संक्रमण के काल का असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ा है। आदतें बदल चुकी हैं, काम करने का तरीका भी बदला है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में बहुत कुछ नया करने और सीखने का भी मौका मिला है। इस कोरोना काल में सभी की चिंता थी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत में चुनाव कैसे होंगे। तो कोरोना काल में ये चिंता भी दूर हो गई है। भारत में राज्यसभा की 18 सीटों के चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं। कोरोना काल के दौरान और उसके बाद चुनाव कैसे हो सकते हैं, ये तस्वीर उसकी वानगी है। पीपीई किट पहने ये हैं काला पीपल विधानसभा सीट के कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी। कुणाल पिछले दिनों कोरोना संक्रमित हुए, उसके बाद इलाज के लिए वो अस्पताल में भर्ती हो गए, मगर इसी दौरान राज्यसभा चुनाव भी होना था। ऐसे में कुणाल चौधरी के लिए विधानसभा में वोटिंग के लिए विशेष इंतजाम किए गए। कुणाल को पीपीई किट पहनना अनिवार्य किया गया। जब सभी विधायकों ने वोट डाल दिए तो उसके बाद कुणाल को वोट डालने का मौका मिला। कुणाल जब विधानसभा पहुंचे तो परिसर को खाली करा दिया गया। सुरक्षा के लिए परिसर में कुछ अधिकारी ड्यूटी पर तैनात रहे। सभी अधिकारी कुणाल से काफी दूरी बनाए रखे हुए थे। कुणाल के आने से पहले विधायकों समेत बाकी अधिकारियों को बाहर कर दिया गया था। कुणाल ने नियमों का पालन करते हुए मतदान किया। इससे पहले सभी जगहों को सैनिटाइज किया गया था। कुणाल के वोट डालने के बाद दोबारा परिसर को सैनिटाइज किया गया। कुणाल चौधरी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर बताया कि ये लोकतंत्र की ताकत है। भले ही महामारी हो या फिर कोई और मुसीबत, वोटिंग का अधिकार सभी को है। अब राज्यसभा चुनाव में कोरोना संक्रमित विधायक ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया तो चुनाव आयोग के सामने पिक्चर साफ है कि आने वाले दिनों में चुनाव होंगे तो कैसे करवाए जा सकते हैं। वैसे कोरोना काल में दक्षिण कोरिया मॉडल सभी के सामने है। दक्षिण कोरिया में अप्रैल के महीने में राष्ट्रीय चुनाव हुए, जिसमें लाखों लोगों ने मास्क और दस्ताने पहनकर मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया गया। मतदान करने से पहले वोटर्स की थर्मल स्कैनिंग की गई। जिनके शरीर का तापमान सामान्य से ज्यादा रहा, उनके लिए वोटिंग के लिए अलग से इंतजाम किए गए। तमाम एहतियात को बरतते हुए वोटिंग हुई और मतदान का प्रतिशत 66.2% रहा। ये पिछले 3 दशकों में सबसे ज्यादा रहा। मतगणना भी कर्मचारियों ने पीपीई किट पहनकर दास्तानों के साथ की। इलेक्शन कमीशन के लिए एक उदाहरण है कि वो उनका अध्ययन कर सकते हैं कि उन्होंने कैंपेनिंग में क्या क्या चेंजेस लाए, उन्होंने काउंटिंग में, उन्होंने पोलिंग में, उन्होंने दूसरी चीज़ों में क्या क्या चेंजेस लाए हैं, उनको वो अध्ययन कर लें। उनके बेस पर अपना टेम्पलेट तैयार कर लें जो हमारे देश की नीड्स के हिसाब से हो, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी ज़्यादा है, इलिटरेसी ज़्यादा है। उन सबको ध्यान में रखते हुए वो उसका टेम्पलेट तैयार कर लें और सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को सर्कुलेट करके उनके सुझाव ले लें, उनके सहमति लें ऑल पार्टी मीटिंग करके, और फिर उसके आधार पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें इसको पायलट कर सकते हैं, इस स्ट्रेटेजी को जो वो बनाते हैं। ये तमाम इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए थे। सरकार ने भी लोगों को बड़ी संख्या में मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर बांटे थे।
कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अस्पताल के बाहर विशेष पोलिंग बूथ बनाए गए थे। आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव है और मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में यदि स्थिति सामान्य नहीं होती है तो इस मॉडल के जरिए चुनाव हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। भोपाल में राज्यसभा चुनाव के दौरान एक भविष्य की तस्वीर देखने को मिली, जब कोरोना पॉजिटिव विधायक कुणाल चौधरी ने पीपीई किट पहनकर मतदान किया। वो देश के पहले कोरोना पॉजिटिव मतदाता भी बने। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत भी मानते हैं कि कोरोना महामारी का असर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत की चुनाव प्रक्रिया पर पड़ेगा। आने वाले दिनों में चुनाव प्रक्रिया में और क्या कुछ बदलाव दिख सकते हैं, बंसल न्यूज ने खास बातचीत की ओपी रावत से। कैंपेनिंग में जो पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग होता है, जो पोलिंग के समय लंबी लंबी क्यू लगती है, वहाँ पर हाथ पकड़ के इंडिलेबल इंक लगाने का काम होता है, ईवीएम को टच करने का, वोट डालने के लिए वो काम होता है, उससे भी ट्रांसमिशन हो सकता है। फिर काउंटिंग में भीड़ लगती है, हर टेबल पर हर कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो इन सब में बदलाव लाने की ज़रूरत होगी। लेकिन सौभाग्य से हम लोगों के सामने एक टेम्पलेट ऑलरेडी है। साउथ कोरिया ने 15 अप्रैल को अपने संसद के चुनाव कराए जबकि कोरोना पीक पर था और रिकॉर्ड वोटिंग हुई, 66.2% वोटिंग हुई वहाँ पर। तो इलेक्शन कमीशन के लिए एक उदाहरण है कि वो उनका अध्ययन कर सकते हैं कि उन्होंने कैंपेनिंग में क्या क्या चेंजेस लाए, उन्होंने काउंटिंग में, उन्होंने पोलिंग में, उन्होंने दूसरी चीज़ों में क्या क्या चेंजेस लाए हैं, उनको वो अध्ययन कर लें, उनके बेस पर अपना टेम्पलेट तैयार कर लें जो हमारे देश की नीड्स के हिसाब से हो, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी ज़्यादा है, इलिटरेसी ज़्यादा है, उन सबको ध्यान में रखते हुए वो उसका टेम्पलेट तैयार कर लें और सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को सर्कुलेट करके उनके सुझाव ले लें, उनके सहमति लें ऑल पार्टी मीटिंग करके, और फिर उसके आधार पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें इसको पायलट कर सकते हैं, इस स्ट्रेटजी को जो वो बनाते हैं। और बाद में बड़े चुनाव जैसे बिहार आ रहा है, फिर 5 स्टेट का है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और असम, तो उसमें फिर इसको रोल कर सकते हैं। जो चेंजेस लाने के लिए आवश्यकता है उसमें कई चीज़ें तो इलेक्शन कमीशन कर चुका है, जैसे पोलिंग स्टेशन पर क्यू मैनेजमेंट। इसका इनके पास एक एप्लीकेशन है जो किसी भी आदमी के पास अगर एंड्रॉयड या एप्पल फ़ोन हो तो वो उसको डाउनलोड करके पोलिंग स्टेशन नंबर डालेंगे तो उनको आ जाएगा कि इस समय उसमें क्यू में कितने लोग हैं। तो ऐसे लोगों को तो पता लग जाएगा कि भाई इस समय 3 लोग हैं, अभी जाके वोट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ गरीब लोग हैं जिनके पास इस तरह की सुविधा नहीं है, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं अलग करनी होंगी कि जैसे बहुत लंबा एरिया जिसमें वो दूर दूर खड़े हो सकें या बैठ सकें, या कहीं ऐसा कोई हॉल जिसमें वो आराम से बैठ के दूर दूर बैठ के वेट कर सकें, उन्हें टोकन दिया जाए। मतलब कुछ चेंजेस ऐसे लाने होंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और उसके आधार पर वो वोट डाल सकें। और टर्निंग पॉइंट में अब बात एशिया के सबसे पॉपुलर खेल क्रिकेट की। कोरोना काल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने नियमों में कई तरह के बदलाव किए हैं। सबसे पहले बॉल चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल को बैन कर दिया गया है। हर टीम को एक पारी में 2 बार वार्निंग दी जाएगी। तीसरी बार में पेनल्टी के तौर पर बैटिंग करने वाली टीम के खाते में 5 रन जोड़ दिए जाएंगे। सभी क्रिकेट बोर्ड को आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए टेस्ट में खिलाड़ियों की जर्सी और स्वेटर के अगले हिस्से पर 32 इंच के लोगो यानी विज्ञापन लगाने को मंजूरी दी गई है। पहले सिर्फ वनडे और T20 में ही खिलाड़ियों को जर्सी के अगले हिस्से पर ऐसा करने की इजाजत थी। 5 दिन के मैच में किसी खिलाड़ी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उसकी जगह सब्स्टिट्यूट को मैदान पर उतारा जा सकता है। नियम के मुताबिक बैट्समैन की जगह बैट्समैन, बॉलर के स्थान पर बॉलर ही मैदान में आएगा। इसका फैसला मैच रेफरी करेगा। अब सीरीज में दोनों फील्ड अंपायर और मैच रेफरी घरेलू ही होंगे। पहले घरेलू सीरीज में न्यूट्रल अंपायर विदेशी रखा जाता था। 13 मार्च को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला गया था और कोरोना काल में पहली बार वनातू में क्रिकेट शुरू हुआ। लेकिन आईसीसी मान्यता प्राप्त देश वेस्ट इंडीज में नए नियमों के साथ विंसी प्रीमियर 10 लीग 22 मई से 31 मई तक खेली गई। इसके बाद अब 8 जुलाई से इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच पहला टेस्ट सीरीज खेला जाना है।
खास बात यह है कि वेस्टइंडीज टीम में 14 की जगह 25 प्लेयर, जबकि इंग्लैंड की टीम में 30 प्लेयर रखे गए हैं। ये खिलाड़ी बायोसिक्योर माहौल में खेलेंगे। बायोसिक्योर शब्द का इस्तेमाल बहुत महंगे पेड़ पौधों के लिए होता है। अब इसे प्लेयर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। एक बार कोरोना टेस्ट होने के बाद प्लेयर्स के चारों तरफ एक बायोसिक्योर बबल बनाया जाएगा। एक बार खिलाड़ी का बबल में अंदर जाने के बाद सीरीज खत्म होने के बाद ही बाहर आ सकेंगे। इसलिए प्लेयर्स खाना खाने या मौज के लिए बाहर भी नहीं जा सकेंगे। अपने फैंस से भी इस बार क्रिकेटर्स नहीं मिल सकेंगे। सिर्फ होटल से ग्राउंड तक प्रैक्टिस के लिए उन्हें जाने की इजाजत होगी। ये होटल भी स्टेडियम के एकदम नजदीक होगा। एक और बड़ा बदलाव, सभी मैच बंद दरवाजों में खेले जाएंगे, यानी बिना दर्शकों के। टीवी और बाकी प्लेटफॉर्म पर इसका सीधा प्रसारण होगा। स्टेडियम में सिर्फ खिलाड़ी नजर आएंगे, जबकि दर्शक दीर्घा खाली होगी। और अब बात आईपीएल 13 पर, जिस पर सस्पेंस की तलवार लटक गई है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का 13वां सीजन 29 मार्च से 24 मई के बीच खेला जाना था। कोविड-19 महामारी के चलते इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अभी तक आधिकारिक तौर पर इसके नए शेड्यूल को लेकर कोई बयान जारी नहीं कर सका है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि आईपीएल का 13वां सीजन 26 सितंबर से 8 नवंबर के बीच खेला जाना है। चेन्नई और बेंगलुरु में सभी मैच हो सकते हैं। कैसे खेला जाएगा, इसको लेकर भी चर्चा का बाजार गर्म है। हाल ही में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा था कि कोविड-19 महामारी के खतरे के बीच आईपीएल को खाली स्टेडियम में कराया जा सकता है, यानी इसका सिर्फ टीवी या बाकी प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण होगा। आपको ये भी बता दें कि अगर आईपीएल नहीं हुआ तो बीसीसीआई 5,000 करोड़ का नुकसान झेलेगी। स्पोर्ट्स वैल्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक खेल जगत को इस साल कोविड-19 के चलते 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना होगा। तो आईपीएल 13 पर सस्पेंस बरकरार है। दुनिया भर में खेल और खेलों को संचालित करने वाली जो एजेंसीज हैं 12 लाख करोड़ के नुकसान में है। लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आईपीएल 13 आगामी कुछ महीनों में खिलाया जा सकता है, लेकिन बिना दर्शकों के, और प्रसारण के लिए सिर्फ टीवी या फिर दूसरे ही सोर्स का इस्तेमाल होगा। वहीं कोविड-19 के चलते भले ही तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन आईपीएल स्थगित हो चुका है, लेकिन दुनिया के कई देशों में जरूरी सावधानियां बरतते हुए फुटबॉल का खुमार अब भी देखने को मिल रहा है। तजाकिस्तान में अप्रैल की शुरुआत से ही फुटबॉल खेला जा रहा था। राजधानी इश्बेन में सुपर कप खेला गया, जहां दर्शकों को स्टेडियम में आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन फुटबॉल जारी था। कुछ एक स्टेडियम में साउंड और वीडियो यानी वर्चुअल के जरिए दर्शकों जैसा माहौल बनाया गया और खिलाड़ियों को यह एहसास कराया गया कि वो दर्शकों के बीच खेल रहे हैं। उधर साउथ कोरिया का फुटबॉल सीजन कोरोना के चलते 2 महीने तक टला रहा, लेकिन मई की शुरुआत में खाली स्टेडियम में यानी बिना दर्शकों के ही इसे शुरू कर दिया गया। हालांकि खिलाड़ियों को भी यहां गोल का जश्न मनाने के लिए अपने किसी भी साथी खिलाड़ी को छूने की इजाजत नहीं थी। वो कोहनी मिलाकर ही अपना जश्न मनाते देखे गए, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल जश्न के दौरान भी यहां पर देखने को मिला। वहीं कोरोना के बीच जर्मनी में 2 महीने बाद खाली स्टेडियमों में फुटबॉल की वापसी हुई। यहां बुंडेसलीगा में फिर आगाज हुआ। इस तरह कोरोना के बाद ये फिर से शुरू होने वाली पहली यूरोपीय लीग बन गई। वहीं स्पेन में फुटबॉल लीग ला लिगा शुरू हो गई है। हालांकि कोरोना के कारण फिलहाल ये लीग दर्शकों के बिना ही खेली जा रही है। इसमें मेसी जैसे स्टार भी खेल रहे हैं, लेकिन दर्शक नदारद हैं और उसकी वजह कोरोना यानी कोविड-19। बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान और ताइवान जैसे देशों ने
कोरोना वायरस के बावजूद अपने यहाँ फुटबॉल मुकाबले नहीं रोके थे। हालांकि यहाँ कोरोना से बचाव और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर जरूरी कदम जरूर उठाए गए। कोरोना का असर जीवन के हर पहलू पर पड़ा है और इस असर के चलते आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में बहुत कुछ बदल जाने वाला है। दुनिया के विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों की बात की जाए तो एलोपैथी ने जहां कोरोना के सामने घुटने टेक दिए, तो वहीं आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा ने कोरोना का डटकर मुकाबला किया और दुनिया भर में आयुर्वेद के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा। इधर भारत योग विधा के भी दुनिया ने लोहा माना। कोरोना काल में बढ़ा योग और हर्बल प्रोडक्ट का केस अब हर एक के सिर चढ़कर बोल रहा है। योग करने वालों की संख्या में पूरी दुनिया में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। फिटनेस और खान पान में भी अब देसी मंत्र का जादू चलने वाला है। विदेशों में भी लोग तेजी से योगा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और ये दिनों दिन लोकप्रिय होता जा रहा है। ब्रिटेन में योग गुरु एड्रियन मिशलर के फॉलोअर्स में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर उनके कैंप में उनके साथ योग करने वाले लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन में एड्रियन मिशलर को क्वारंटाइन योग की क्वीन कहा जा रहा है। एड्रियन मिशलर की योग पद्धति की जड़ें दरअसल भारतीय दर्शन शास्त्र में ही छुपी हैं। मिशलर के यूट्यूब पर 7.2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इसके अलावा यूरोप और चीन में भी योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इम्यूनिटी पर आयुर्वेद को लोग ज्यादा महत्व दे रहे हैं। हर्बल प्रोडक्ट की बिक्री का ग्राफ पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। हल्दी को एक दवा के तौर पर देखा जाता है, जिसके बाद इसके निर्यात में 300% का उछाल देखने को मिला है। यूरोप और पश्चिमी एशियाई देशों में भारत की हल्दी की मांग सबसे ज्यादा देखी जा रही है। इसके अलावा च्यवनप्राश, शहद और हर्बल टी की बिक्री भी बढ़ गई है। ये वो तमाम चीजें हैं जिनसे इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। गिलोय और त्रिफला की गोलियों की मांग भी इस वक्त पूरी दुनिया में बेहद तेजी से बढ़ रही है। आयुर्वेद उत्पादों की बिक्री में पूरी दुनिया में 20% का इजाफा दर्ज किया गया है, जो अब तक की रिकॉर्ड बिक्री कही जा सकती है। और ये खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि कल पूरी दुनिया में यानी 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाएगा। पूरी दुनिया अब योगा की तरफ आकर्षित हो रही है। दरअसल इसके जो परिणाम पूरी दुनिया ने देखे हैं, उनसे प्रभावित होकर अब लगातार नए फॉलोअर्स योगा के लिए जुड़ते चले जा रहे हैं। और इस बार योगा की जो प्रसिद्धि है वो यूएनओ को भी प्रभावित कर रही है। यूएनओ इस साल योगा को खुद प्रमोट कर रहा है, यानी वो भी ये चाहता है कि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग योगा से जुड़े। दरअसल भारतीय पद्धति की ये एक्सरसाइज पूरी दुनिया में अपनी धूम मचा रही है। योगा से लोगों ने न सिर्फ फिटनेस हासिल की, बल्कि अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ाया है। भारत में पिछले कुछ सालों में जिस तरह से योगा को बढ़ावा मिला और इसकी मार्केटिंग की गई, उसके बाद पूरी दुनिया ने इसके परिणाम देखे। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत वो देश है जहां से योग की शुरुआत हुई और इसका परचम भारत ने ही लहराया। अब पूरी दुनिया इसका लोहा मान रही है और इसके फॉलोअर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसका फायदा उठाने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और अब आपको कोरोना काल में एक ऐसे ऑफिस का नज़ारा दिखाते हैं। अनलॉक 1 शुरू होने के बाद से ऑफिसेज और वर्क प्लेस को सेफ चैन बनाने के लिए कई बदलाव हुए, तो कई नए इनोवेशन भी हो रहे हैं। इंदौर की एक कॉइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में किस तरह से चेंजेस किए गए, कर्मचारियों को दफ्तर में प्रवेश से पहले क्या क्या नए नियमों का पालन करना है और दफ्तर के अंदर किस तरह का बदलाव किया गया, देखिए इंदौर से पीयूष पारे की यह खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण काल के बाद यानी कि
पोस्ट कोरोना के बाद में वर्क प्लेसेस यानी कि निजी दफ्तरों में किस तरीके से सेफ्टी रखी जा रही है, ये जानने के लिए आज बंसल न्यूज़ की टीम इंदौर के एक दफ्तर पर पहुंची है, मित्तल अप्लायंसेस। अगर बात करें तो देश की सबसे बड़ी कॉइन मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी है, और अगर बात करें तो यहाँ पर इनके दफ्तर में तमाम जो ऐसी सेफ्टी है वो यहाँ पर रखी जा रही है। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्टाफ आता है उनके लिए किस तरीके से यहाँ पर सेफ्टी पर्पस के तौर पर क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर की गई है। हमारे साथ में नीलेश जैन जी हैं जो जनरल मैनेजर हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। नीलेश जी, किस किस तरह की सेफ्टी आपने रखी है यहाँ पर? सर, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि जब कोरोना का फर्स्ट लॉकडाउन और सेकंड लॉकडाउन हुआ था तो हम लोग सोच रहे थे कि अब दुनिया कैसी होगी, ऑफिस कैसे चलेंगे, हम लोग आपस में कैसे मिलेंगे जुलेंगे। लेकिन जैसे कि इंडिया के लोग काफ़ी उत्साही हैं और हम लोग हर समस्या का इलाज ढूंढ लेते हैं, वैसे ही हम लोगों ने जब ऑफिस शुरू किए तो हमने क्या क्या सेफ्टी पॉइंट्स रखे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा कि सभी एम्प्लॉइज़ के लिए लिफ्ट का यूज़ करना बंद करवा दिया है। हमारा लिफ्ट हमारे ऑफिस के ठीक सामने है, लेकिन हम लोग लिफ्ट यूज़ नहीं करते हैं। सब लोग स्टेयर से ऑफिस आते हैं, 3rd फ्लोर पे हमारा ऑफिस है, लेकिन सब लोग स्टेयर से यूज़ करते हैं। जैसे ही एम्प्लॉई स्टेयर से ऑफिस के पास गेट के पास आएगा, हमारा एक एम्प्लॉई उनके पैर सैनिटाइज़ करवाता है, हाथ सैनिटाइज़ करवाता है, और फिर थर्मल स्कैनिंग होगी उसकी। थर्मल स्कैनिंग होने के बाद वो लोग फिर अंदर जाएंगे अपने स्लीपर पहन कर। देख रहे हैं कि ये दफ्तर में जो कॉपर की शीट्स लगाई गई है, अगर हम लोग बात करें तो ये डोर हैंडल्स हैं, और इस ऑफिस में हम लोग बात करें तो सभी डोर्स पर इसी तरह से कॉपर की शीट लगाई गई है कि किस तरीके से ये कॉपर की बॉटल्स का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ के कंपनी के, उन्हें भी ये बॉटल्स दी गई है। काम करना है, चूँकि कोरोना संक्रमण काल का ये दौर काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, और इस बीच में तमाम जो ऐसे निजी दफ्तर हैं वहाँ पर कैसे सेफ्टी के ये प्रावधान किए गए हैं वो हमने देखा है। कॉपर शीट से लेकर हमने देखा कि कॉपर की बॉटल्स भी हैं, और साथ ही ऑटोमेटिक कॉफ़ी मशीन। ये ऐसे आइडियाज़ हैं जिसके जरिए कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयज़ का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वो सुरक्षित माहौल में यहाँ पर काम कर सकता है, तमाम चुनौतियों के बीच भी। तो कोरोना काल में ज़िंदगी बदल रही है, हम बदल रहे हैं, बहुत कुछ बदल रहा है। टर्निंग पॉइंट में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर लेकर हाजिर होंगे कोरोना इफेक्ट से जुड़ी कुछ और रोचक और दिलचस्प जानकारियाँ। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।